नमस्कार मित्रों, कम्युनिकेशन टुडे की गुरु मंत्र श्रृंखला में हमारा यह प्रयास है कि हम आपको मीडिया शिक्षण और मीडिया के क्षेत्र में कार्य कर रहे वरिष्ठ मीडिया कर्मियों और मीडिया शिक्षकों से रूबरू करवाएं और ये जानने का प्रयत्न करें कि उन्होंने किस तरह से अपने जीवन में संघर्ष करते हुए उन मंजिलों को पाया जो हमारे लिए प्रेरणा का आधार बन सकती है। तो आज की इस कड़ी में हमारे साथ हैं प्रोफेसर सुभाष धूलिया। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में जन्मे धूलिया जी ने अपने परिश्रम से, अपनी समर्पित सेवाओं से कुलपति जैसा पद जो है प्राप्त किया और देश के अनेक प्रमुख विश्वविद्यालयों में आप न सिर्फ अध्यापन कार्य करते रहे बल्कि उसके पूर्व कुछ प्रमुख समाचार पत्रों के साथ भी आपकी एक लंबी पारी रही है। तो आइए आज उनके जीवन के कुछ पहलुओं पर हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार धूलिया साहब। नमस्कार संजीव रावत जी। सर, जैसा मैंने बताया कि हमारी ये श्रृंखला व्यक्तित्व केंद्रित है, तो शुरुआत हम करेंगे। आज आप जीवन के 7वें दशक में हैं। आज इस मोड़ पर जब हम आपसे अपने बचपन की यादों को कुछ कुरेदने की कोशिश कर रहे हैं, वो दौर था जब देश आजाद हुआ ही हुआ था और उस समय आपके पेरेंट्स ने विभाजन की उस त्रासदी को भी बहुत निकटता से देखा और महसूस किया होगा। तो उस दौर में जब आपका जन्म हुआ, जो बचपन था, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां थी उस समय, माता पिता का मार्गदर्शन किस तरह से मिला, किस तरह की पारिवारिक स्थितियां थी, उस छोटे से गांव में रह करके कैसे अपनी प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं की आपने पढ़ाई की, उसके बारे में आज कुछ अपने जो यादों का एक सफर है उसको शुरू करते हुए कुछ उसके बारे में अपने अनुभव बताएं। प्रोफेसर संजीव भावत जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आभार कि आपने इस मंच पर मुझे आमंत्रित किया। जैसा आपने पहले ही कहा कि मेरा जन्म जो है वो पौड़ी गढ़वाल के गांव मदनपुर नाम उस गांव का वहां हुआ था, जो लैंसडाउन के करीब है, और स्कूली शिक्षा जो है वो हमारे गांव में और लैंसडाउन में हुई। तो दोनों जगह हम लोग रहे और हमारा परिवार जो है वो राजनीति और पत्रकारिता से बहुत गहरे से जुड़ा हुआ था। तो ये समझिए कि हमारे ताऊ जी और पिताजी दोनों जो है वो स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दोनों ने जेल की सजाएं काटी और 1935 में जो हमारे ताऊ जी जो है वो बहुत सक्रिय थे कांग्रेस में, आजादी के आंदोलन में। तो एक अखबार वहां से निकाला गया कर्मभूमि नाम से। कर्मभूमि अखबार को जो है वो उत्तराखंड के तमाम जो प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने एक आजादी के मुखपत्र के तौर पर उसका प्रकाशन शुरू किया था। तो कर्मभूमि को काफी दमन का झेलना पड़ा था उस दौर में। तो कहने का आशय ये है कि मतलब हमारी पैदाइश जो है ऐसे परिवार में हुई जो राजनीति और पत्रकारिता से बहुत गहरे से जुड़ा हुआ था। तो बचपन से ही जो है वो संस्कार इस तरह के मिले थे कि हमारा सार्वजनिक जीवन में एक तरह का एक कमिटमेंट जो है वो विकसित हो गया था। मतलब समाज और देश के बारे में सोचने का जो है एक जज्बा जो है वो हमारे अंदर पैदा हो गया था। तो स्कूली शिक्षा के बाद फिर जो है वो उस वक्त वहाँ पे जो है वो डिग्री कॉलेज वगैरह नहीं होते थे। मतलब उस इलाके के लोगों को हायर एजुकेशन के लिए या तो देहरादून जाना पड़ता था या इलाहाबाद या वाराणसी। तो उसी सिलसिले क्रम भी जो है मसूरी जो है उनको पढ़ने के लिए भेज दिया गया। नहीं सर, हायर एजुकेशन में जाने से पहले अपन स्कूल की बात करें कि वो स्कूल किस तरह का था। आज तो बहुत बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल हैं, उस छोटे से गांव में किस तरह की सुविधाएं, शिक्षण, लाइब्रेरीज जिसकी। जी। गांव का स्कूल एक छोटा सा स्कूल था जिसमें 2 शिक्षक हुआ करते थे और करीब 50 उसमें बच्चे होते थे। तो अब इतना मुझे बहुत स्कूल अच्छा था, मतलब अब कंपैरेटिव कंपैरिजन कैसा करें, लेकिन जैसे गांव के स्कूल जमाने में होते थे उसी तरह का स्कूल था। और लैंसडाउन का जो स्कूल था वो चूंकि आर्मी कंट्रोल था, कैंट बोर्ड का स्कूल था, वो बढ़िया स्कूल था। मतलब फर्नीचर के मामले में, थोड़ा जो देख रेख होती है उसके मामले में गांव का स्कूल गांव जैसा ही था। तो मिडिल लेकिन क्लास में आपका मतलब ऐसा गांव का स्कूल था स्कूल जहाँ। माहौल बहुत बहुत बढ़िया था, माहौल बहुत बढ़िया था।
जी जी। स्कूल मतलब एक परिवार जैसा था, और वो सिर्फ शिक्षक नहीं होते थे, बल्कि हमारे माता पिता की भूमिका भी अदा करते थे। मतलब वो गार्जियनशिप भी होती थी पढ़ाने के अलावा। तो इस तरह जी के माहौल में जो है वो स्कूल चलता था। जी। नहीं, लेकिन जब आप मिडिल क्लास में गए तब तो वहां सुविधाएं रही होंगी, है ना? जैसा आप बता रहे हैं कि वो आर्मी स्कूल था या। कैंट बोर्ड स्कूल उसको चलाता था आर्मी। जी लैकटाउन एक छावनी है, मतलब एक कैंटोनमेंट एरिया है। जी। तो वो स्कूल ठीक ठीक स्कूल था, मतलब अच्छा स्कूल था। तो वो हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यमों से पढ़ाई होती थी उस हिंदी समय? इंग्लिश दोनों माध्यमों से होती थी। अच्छा अच्छा। लेकिन लेकिन मुख्य रूप से जो है, चूंकि वहाँ काफी ऐसे लोग भी पढ़ते थे जो आर्मी ऑफिसर्स के बच्चे होते थे। तो चूंकि आर्मी ऑफिसर्स पूरे देश भर से वहाँ आते थे, तो एक जो है मिक्स्ड मीडियम ही जो है उस स्कूल में होता था। लेकिन ये कह सकते हैं मोटे तौर पर कि डोमिनेंटली जो है हिंदी का मीडियम ही था, और हिंदी में ही पढ़ाई होती थी। अच्छा, जब आप 9th क्लास में आए तब विषय चयन करना पड़ा होगा, साइंस में जाएं, आर्ट्स में जाएं, कॉमर्स में जाएं, क्योंकि उस समय मुझे लगता है कि अपने पेरेंट्स का सपना होता था कि बेटे को इंजीनियर बनाए, डॉक्टर बनाए, सीए बनाए। ये तीन। एकदम से। बल्कि जी। सीए उसका सीए एजेंडा में नहीं होता था, अच्छा अच्छा। सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर एजेंडे में होता था। जी, तो क्या विषय लिया आपने? तो मेरा जो है वो जो रुझान था वो सोशल साइंसेस के प्रति ज्यादा था। लेकिन उस वक्त ये माना जाता था कि जो बच्चा पढ़ने में जरा भी ठीक ठाक है, उसको साइंस लेनी चाहिए। जैसे कोई आपको पूछता था कि क्या पढ़ाई कर रहे हो, तो उस वक्त जो है वो सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज नहीं कहते थे लोग, सिर्फ आर्ट कहते थे। तो अगर आर्ट पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आप बिल्कुल जो है वो नालायक स्टूडेंट्स हैं, आर्ट का मतलब ये माना जाता था। तो साइंस हम लोगों ने ली, मतलब जो है, और साइंस ही सब्जेक्ट किया। ग्रेजुएशन में भी घर का यही था कि साइंस लेनी है, या तो डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए। तो ग्रेजुएशन में भी साइंस रही, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से मैंने बीएससी किया मसूरी से। सर, ये स्कूल का और ये जो कॉलेज का टाइम था, इसमें कहीं जैसा आपने कहा कि आप एक ऐसे स्वाधीनता सेनानी के पुत्र थे जिन्होंने आजादी के उस संघर्ष में अपना योगदान दिया, और निर्भीकता, साहस और स्वाभिमान, ये सारे मूल्य एक तरह से आपके व्यक्तित्व में उसी दौर में समाहित हो गए थे। लेकिन क्या उस दौर में जब आप स्कूलिंग कर रहे थे या कॉलेज में गए, तो जो जर्नलिस्टिक या साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रति, डिबेट्स में, स्पोर्ट्स में, कोई उस तरह की रुचि भी आपकी रही? नहीं, डिबेट्स में और जो भी ये कार्यक्रम होते थे उनमें खूब रुचि लेते थे, और काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, मतलब स्कूल में भी। लेकिन जब डिग्री कॉलेज में गए तो वहाँ इतनी सांस्कृतिक गतिविधियां होती नहीं थी, क्योंकि मसूरी कॉलेज का माहौल थोड़ा अलग तरह का था। एक तो मसूरी कॉलेज में संपन्न लोगों के बच्चे काफी थे। तो उस वक्त उन लोगों में जो है वो कोई बहुत ज्यादा सामाजिक और राजनीतिक चेतना उस तबके में होती नहीं थी। तो मसूरी का स्कूल टिपिकल ये था कि वहाँ जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते थे, सब वो थे कि जो या तो सिविल सर्विसेज में जाना चाहते थे, या डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते थे। उस वक्त आर्मी का भी काफी क्रेज था। आर्मी का क्रेज अब नहीं रह गया था, लेकिन उस वक्त आर्मी में जाने के लिए काफी लोग उत्साहित रहते थे। तो मसूरी कॉलेज का माहौल एकदम थोड़ा इलिटिस्ट था, मतलब जो है। तो आपने क्या फिर कोई यूपीएससी का एग्जाम देने की सोची उस समय, या क्या ग्रेजुएशन करते समय? यही ऐसा था कि जो है वो मतलब बचपन से ही जो है वो ये था कि हमको जर्नलिस्ट बनना है, क्योंकि एक जज्बा था कि हमको समाज में और देश में परिवर्तन लाने हैं। तो उस वक्त एक नोशन ही होता था कि हम पत्रकार बन के बहुत कुछ कर सकते हैं। तो बल्कि यह है कि जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की, मतलब जो है, तो उस जमाने में लेक्चर बनना बहुत मुश्किल होता था। और क्योंकि मैं टॉपर था, इसलिए मुझे जो है लेक्चरशिप आसानी से मिल भी रही थी। लेकिन हमें जर्नलिस्ट ही बनना था, तो मैंने लेक्चरशिप जो है स्वीकार नहीं की। वो एक अलग बात है कि 10 साल बाद फिर मैं एकेडमिक्स में आया। मतलब एमए करने के बाद जो मौका मिला वो मैंने स्वीकार नहीं किया। लेकिन 10 साल जर्नलिज्म में रहने के बाद फिर वापस एकेडमिक्स में आया। अच्छा, लेकिन एमए किसमें किया आपने सर, बीएससी करने के बाद? बीएससी करने के बाद फिर हम अपने इच्छाओं से थोड़ा चलने लगे थे। अपनी रुचियां जो है ज्यादा विकसित हो गई थी। तो फिर एमए मैंने इकोनॉमिक्स में किया। इकोनॉमिक्स? एक्चुअली हाँ, मसूरी से ग्रेजुएशन के बाद ये था कि मुझे इकोनॉमिक्स में करना था। और मसूरी में जो कॉलेज था उसमें उस वक्त एमए में कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते थे। मेरी दिलचस्पी जो है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में और लेबर इकोनॉमिक्स में थी। तो वो जी दोनों सब्जेक्ट्स जो है मसूरी कॉलेज में नहीं थे। जी। तो फिर मैं देहरादून शिफ्ट कर गया। देहरादून से मैंने एमए
अच्छा सर, उस दौर में भी जब आप ग्रेजुएशन में और पीजी कर रहे थे और जर्नलिस्ट बनने की आपके मन में एक इच्छा थी, तो उस समय के जो कंटेम्प्रेरी न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, उनको पढ़ने में रुचि रही आपकी या कोई? नहीं, पढ़ने में रुचि तो ये देखिए कि अगर मैं कहूँ कि मैंने जर्नलिज्म कहाँ से सीखा, जी तो ये है कि खूब अखबार में पढ़ता था। जी और सिर्फ समाचार नहीं पढ़ता था, बल्कि संपादकीय और लेख भी पढ़ता था। जी। तो डीएवी कॉलेज देहरादून में जब हम लोग चले गए, तो सवेरे रोज मैं जो है कम से कम 2-2.5 घंटे लाइब्रेरी में जाके सुबह सुबह अखबार पढ़ता था। जी। और अखबार भी पढ़ते थे कि जैसे कि इतनी समझ पैदा हो गई थी कि अलग अलग अखबारों का क्या ओरिएंटेशन है। तो जैसे 3-4 अखबार पढ़ते थे हम लोग जिनका ओरिएंटेशन डिफरेंट होता था, पॉलिटिकल ओरिएंटेशन डिफरेंट होता था। मसलन जैसे दिल्ली के अखबार हम बहुत आते थे, तो दिल्ली में अखबार जो निकलते थे उसमें जो है वो टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे सेंट्रिस्ट अखबार था, हिंदुस्तान टाइम्स जो है वो थोड़ा प्रो गवर्नमेंट माना जाता था, इंडियन एक्सप्रेस एंटी एस्टैब्लिशमेंट था, पैट्रियट प्रो कम्युनिस्ट था, नेशनल हेराल्ड बीजेपी का था, मदरलैंड जो है वो नेशनल हेराल्ड कांग्रेस का था। मदरलैंड बाद में शायद मदरलैंड नहीं था। तो ये था कि अखबारों को जो है वो इस तरह मैं पढ़ता था कि जैसे कि कोई अखबार अगर सेंट्रिस्ट है तो उसको भी पढ़ते थे, लेफ्टिस्ट है तो उसको भी पढ़ते थे, राइटिस्ट है तो उसको भी पढ़ते थे। और एक कोशिश ये होती थी कि टोटल पर्सपेक्टिव अपना बनाए, मतलब हर तरह के जो है उस इस मुद्दे पे किस तरह के विचार है सबको पढ़ने के बाद जो है वो एक टोटल पिक्चर आपके सामने बनती थी। तो अखबार पढ़ना बहुत रिगोरियसली अखबार में वहां पे पढ़ता था। बल्कि अच्छा फिर। फैक्ट है कि जब हम लोगों ने पढ़ाई की कॉलेज में, तो कॉलेज की पढ़ाई कुछ ऐसे होती थी कि साल भर हम लोग पढ़ाई नहीं करते थे, और आखिरी 1 महीने में पढ़ाई का दिन हो रही है कुछ नहीं पता होता था, सिर्फ जो है पढ़ाई करनी होती थी। तो उस पीरियड में था कि हम लोग उस वक्त यंग स्टूडेंट्स थे, तो मौज मस्ती तो होती होती थी, लेकिन एक ही उन चीजों में काफी पढ़ता था जो हमारे सिलेबस में नहीं होती थी। मतलब मेरी ज्यादा रीडिंग जो होती थी 1 महीने को छोड़ के, 1 महीने तो हमारे कुछ पढ़ते ही नहीं थे, सिर्फ पे पढ़ते थे कि मतलब अच्छे नंबर लाने। और अच्छे नंबर भी इसलिए लाने होते थे कि घर का डर रहता था। वो तो सर, अच्छे पत्रकारिता की परंपरा आपको विरासत में मिली, जैसा आपने कहा कि आपके परिवार मतलब अंकल और पिताजी वगैरह कर्म भूमि जैसा अखबारों से जुड़े रहे। तो 50-60s का वो जो दौर था जब आप अखबार पढ़ते थे, कोई ऐसा संपादक, क्योंकि जहां आपने कहा कि मैं संपादकीय पढ़ता था, और निश्चित रूप से अखबारों की तो उस समय बहुत बड़ी भूमिका थी, आज तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क भी अपन करते हैं उनकी भूमिका को लेके, वो विषय अलग है। तो उस समय कोई ऐसे संपादक जिनको पढ़ने के लिए आप बहुत लालायित रहते थे, या कहीं आपके विचारों को या लेखनी को या प्रभावित किया उन्होंने? संपादक है कि उस दौर में दो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे थे जो हमारे जनरेशन के पत्रकारों को जिसने बनाया। एक तो दिनमान मैगजीन हुआ करती थी, और एक बीबीसी लोग सुनते थे खूब। तो दिनमान के जो संपादक थे रघुवीर सहाय, उनको मैं काफी पढ़ता था। अज्ञे अज्ञे भी रहे दिनमान के तो मेरे ख्याल उस समय। अज्ञे जी जो है नवभारत टाइम्स के संपादक रहे। नवभारत से दिनमान और में नहीं रहे अज्ञे वो। जी। क्योंकि मैं नवभारत टाइम्स में कुछ वैकेंसीज थी, अच्छा अच्छा। तो मैंने भी अप्लाई किया, तो मैं इंटरव्यू देने गया वहां। अज्ञे जी जो है आप जानते हैं कि थोड़ा दक्षिणपंथी विचारों के थे, जी जी। और हम थोड़ा वामपंथ से प्रभावित थे। अच्छा। तो जब उन्होंने मेरी ग्रिलिंग शुरू की, तो उस वक्त हम भी क्रांतिकारी थे। जी। वो ये टेम्परामेंट नहीं था कि इंटरव्यू लेने वाला क्या सुनना चाहता है वही बोलेंगे, हम्म। हम वही बोलते थे जो हम लोग सोचते थे। तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अगेन जिससे मेरा एनकाउंटर एक था, और इसलिए अगेन जी को लेके मुझे थोड़ा ये था कि मतलब एक यंग स्टर को, एक बच्चे को उन्होंने इस ग्राउंड पर रिजेक्ट किया, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा है। मुझे लगता था कि इस पद पे जाने के बाद आपको इस तरह के डिसेंट को टॉलरेट करने की क्षमता होनी चाहिए। तो एनीवे मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरा असेसमेंट ये निकला कि अगेन जी जो है वो डिसेंट को एक्सेप्ट करने के लिए बहुत ज्यादा आसानी से राजी नहीं होते। तो फिर एंट्री कैसे हुई आपकी, मतलब शुरुआत जो आपकी पत्रकारिता की वो कहाँ से होती है? शुरुआत ये है कि मैंने जो है वो मास्टर्स डिग्री की, मतलब वहां से। और फिर मैंने जो है वो
ज्वाइन किया, एक अखबार, छोटा सा एक अखबार था। उस अखबार में थोड़े दिन काम करने के बाद मुझे एक फेलोशिप मिली, और फिर मैं जर्नलिज्म की पढ़ाई करने के लिए था इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म बुडापेस्ट हंगरी में, वहां मैं पढ़ने चला गया। तो जर्नलिज्म की जो पढ़ाई थी, रिगोरियस पढ़ाई हुई, और वही पढ़ाई फाउंडेशन थी। उसमें यह था कि सिर्फ उसमें स्किल्स पे फोकस नहीं करते थे, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री के इनपुट्स जो है काफी होते थे। तो उस प्रोग्राम में हमने बहुत कुछ सीखा। मतलब एक तो जो मैं पढ़ाई करता था पहले से ही, मेरी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग थी, मतलब, और उस प्रोग्राम से जो उस कोर्स के बाद जो है काफी स्ट्रांग हो गई। वहां से लौटने के बाद मैंने लखनऊ से एक अमृत प्रभात निकलता था अखबार, जो ये अमृत प्रभात पत्रिका ग्रुप का था, जो ग्रुप अब बंद हो गया है, वो मैंने ज्वाइन किया। जी, कितने साल रहे आप उस अखबार में? उस अखबार में रहा मैं करीब 10 साल। अच्छा अच्छा। और उस अखबार के दौरान ही जो था वो ये था कि हम लोग जब डीएवी कॉलेज में पढ़ भी रहे थे, तो मतलब छात्र राजनीति हम लोग सक्रिय रहे, मैं सक्रिय था उसमें भी, काफी सक्रिय रहते थे, मतलब जो है। जी। और 70s 80s के जो कैंपसेस थे हमारे देश में, तमाम विश्वविद्यालयों के, उसमें क्रांति की लहर चल रही थी। जी। तो हम भी उसी में से एक थे। मतलब हमको ये बड़ा कन्विक्शन था, मतलब बिल्कुल ये हमको लगा बिल्कुल पक्का है कि ये जो करप्ट रोटन सिस्टम है, जो डिक्रेडेंट सिस्टम है, ये सर्वाइव नहीं करेगा। और सच में मैं आपको बताऊं कि हम लोग सोच रहे कि 3 साल में रेवोल्यूशन होने वाली थी। जी। उस जो है वो धारा में हम लोग रहे, मतलब जो है। जी। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव रहा, प्रेस क्लब में वाइस प्रेसिडेंट भी रहा। अपने जो जिस जगह अखबार में हम काम करते थे, वहाँ के जो मजदूरों की यूनियन थे उसमें भी सक्रिय रहे। तो यूनियन के लेवल पे काफी सक्रिय रहे, और साथ में पत्रकारिता भी करते रहे। तो जब आप अमृत प्रभात में इंटरव्यू देने गए तो नवभारत टाइम्स का अनुभव आपके साथ था नहीं, कि नवभारत टाइम्स में आप? तो रिजेक्ट कर दिया गया ना। हाँ, रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन जब आपको लगा कि तो क्रांति हमें बात। तो क्रांति करना जी। चाहते थे, नवभारत टाइम्स ने कहा कि आप क्रांति नहीं कर सकते। अच्छा। तो अमृत प्रभात में किस तरह का आपका अनुभव रहा, इंटरव्यू और रिटर्न टेस्ट या जो भी उस समय अमृत होते थे? प्रभात में ये था कि उन्होंने पूरा इंटरव्यू लिया, बातचीत की, फिर उन्होंने कहा कि आप 10 दिन काम करिए। 10 दिन हमने काम किया, एडिशन निकाले, वो बहुत इम्प्रेस्ड हुए, और सीधे फिर मैंने ज्वाइन कर लिया। मतलब इलाहाबाद में लिखता था, जब लखनऊ में एडिशन लॉन्च हुआ तो मैंने लखनऊ में ज्वाइन कर लिया चीफ सब एडिटर, और बहुत कम उम्र में मैं चीफ सब एडिटर बन गया था। जी। अच्छा, मैंने रिपोर्टिंग का भी अनुभव रहा आपको? अमृत प्रभात में दोनों काम किए मैंने आपने? रिपोर्टिंग नहीं, मैं ज्यादातर तो मैं डेस्क में एडिशन निकालने का ही काम किया, लेकिन कई बार कुछ स्पेशल रिपोर्टिंग असाइनमेंट्स हम लोग जाते थे। अच्छा जैसे अच्छा। वैसे एक चीज मुझे अक्सर याद आती है कि मैं, एक प्रशांत थे, वो टेलीग्राफ के रिपोर्टर थे। हम दोनों के दोनों बुंदेलखंड में रिपोर्टिंग के लिए गए थे। करीब 10 दिन हम लोग, बुंदेलखंड तो आप जानते ही हैं कि वहाँ भयंकर भुखमरी होती थी, उस पर लोग भूख से मरते थे। तो बुंदेलखंड का हमने बहुत एक्सटेंसिव दौरा किया, और बुंदेलखंड पे रिपोर्टिंग की। और हम लोग गांव गांव में गए, गरीबी और भुखमरी पे काफी कुछ लिखा। किस तरह से जो है वो फेयर प्राइस, जो सस्ते गन्ने की दुकानें होती थी, वो सरकार ने बनाई हुई थी, लेकिन कभी खुलती नहीं थी। तो सारा जो जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के रजिस्टर्ड में सब लिखा होता था कि कौन सी चीज कहाँ जा रही है, और वो वहां पहुंचती नहीं थी, वो सब ब्लैक मार्केट पे जाती थी। तो हमने वहां जाने से पहले सारी सरकार की जितनी विज्ञप्तियां होती थी, वो सारी कलेक्ट की थी, सारे आंकड़े कलेक्ट किए थे जो सरकार दावे करती थी। और उन आंकड़ों को हमने इवेलुएट किया ग्राउंड में करके, और हमने पाया कि सरकार के जो भी आंकड़े हैं वो 90% झूठ होते हैं, ग्राउंड रियलिटी वो नहीं है। सरकार के कागजों में जो है वो सारे जो सस्ते गल्ले की दुकानें थी वो चल रही हैं, वहां राशन जा रहा है, चीनी जा रही है, चावल जा रहा है, गेहूं जा रहा है, और गरीब लोगों को सब कुछ मिल रहा है। लेकिन सच ये था, ग्राउंड में जाके हमने देखा कि सस्ते गल्ले की दुकान कभी खुलती नहीं थी, वो बंदी रहती थी परमानेंटली, और उस वगैरह जो होता था वो ब्लैक मार्केट में बिकता। हमारी बड़ी एक्सपेंसिव रही और अच्छी रही, और काफी हमने वहाँ बड़े हैजर्ड में भी रहे हम लोग। मतलब हम लोग जब हमीरपुर पहुंचे तो किस्सा मुझे अक्सर याद आता है।
उसी दिन क्या हुआ, हमीरपुर में हम दिन भर रिपोर्टिंग करते रहे फील्ड में, और रात को जब हमने होटल ढूंढे तो पता लगा वहाँ होटल में कहीं बुकिंग ही नहीं है। उसमें बड़ी दिलचस्प बात यह कि उस वक्त जो है फूलन देवी का रुतबा था पूरा, मतलब चंबल जी घाटी में फूलन देवी उस वक्त राज कर रही थी। जी जी फूलन देवी उस दिन हमीरपुर में आई हुई थी, तो हमीरपुर उस दिन भरा हुआ था, और फूलन देवी अंडरग्राउंड थी, मतलब वो डकैत थी उस जी वक्त। जी हमको कोई जगह ही नहीं मिली। फिर हमने वहाँ तलाशी करी, एक आदमी ने कहा कि सामने एक धर्मशाला है, वहां चले जाइए। हम धर्मशाला में चले गए, तो धर्मशाला के आदमी वो एक ग्राउंड फ्लोर पे रहता था, और उसने फिर कुछ सीढ़ी लगा के ऊपर एक जगह बनाई हुई थी जहाँ पे लोग आप रह सकते थे। तो फिर उसने हमको सीढ़ी लगाई हमको ऊपर, उसने कहा कि आप वहां सो जाइए। तो वो रात बड़ी भयानक रात थी, मतलब हम लोग वहां पहुंच गए, बिल्कुल चूहे कूद रहे थे पूरे घर में जो है, मतलब उस धर्मशाला में जो है, और वहां कुछ नहीं था, मतलब जो है। जी सवेरे हमने कहा कि वॉशरूम कहाँ है, तो उसने हंसते हुए कहा कि वॉशरूम नहीं होते हैं यहाँ, आप उस सामने चंबल घाटी है वहां जाइए, और पूरी घाटी तो बड़ी उसमें हैजर्ड भी रहे, काफी पेन्स भी हमने लिए, लेकिन बहुत चैलेंजिंग काम हम लोगों ने किया, बहुत अच्छी रिपोर्टिंग उस पर करी। जी जी बस तो सरकारी मतलब आंकड़ों पे हमने धज्जियां उड़ा दी थी, सरकार जो भी कह रही थी उसमें धज्जियां उड़ा दी थी। जी जी हमने प्रूफ कर दिया था फैक्चुअली, फैक्चुअल एविडेंसेस के साथ, कि हम्म, सरकार के जो आंकड़े हैं वो 90% झूठ है। जी। तो उस दौर में जब आपने एक सत्ता के साथ टकराहट मोली तो किसी प्रकार का दबाव तो महसूस नहीं किया उस समय? नहीं, उस वक्त इस तरह कोई दबाव नहीं थे। जी और एक घटना का मैं जिक्र करूंगा कि उस वक्त विश्वनाथ प्रताप सिंह वहां जो है वो मुख्यमंत्री बने, जी और उस वक्त डाकुओं का गैंगवार भयंकर था। हम्म, एक तो फूलन देवी का गैंग था, जो दलितों का गैंग माना जाता था, और हम्म, दूसरा क्या नाम था उनका, राम पता नहीं क्या नाम भूल रहा हूं मैं। अच्छा दूसरा गैंग था जो ठाकुर गैंग माना जाता था। जी जी तो वहां पे डाकुओं के बीच में कास्ट लेवल पे भी गैंग वार होते थे। तब जो डाकुओं के गैंग होते तो कास्ट बेसिस पे बने होते थे। जी तो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने वहां पे काफी जो है वो एक गैंग को पेट्रोनेज दी, ठाकुर गैंग को, और जो अच्छा दलितों का गैंग थे उसके अगेंस्ट उन्होंने काफी जो है वो एनकाउंटर्स किए। तो हुआ ये कि विश्वनाथ प्रताप सिंह की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी प्रेस क्लब में। तो सरकार ने जो है, मैंने पूरा रिसर्च वर्क किया थोड़ा सा, मुझे एक न्यूज मिल गई कि सरकार ने उसमें कुछ कहा था कि उत्तर प्रदेश में कुछ, जी नंबर मुझे याद नहीं लेकिन नंबर था कुछ की, जी इतने 350 एक्टिव डकैत से, मतलब जी ये उस न्यूज रिपोर्ट में था। और हम्म, जो उसकी लेटेस्ट रिपोर्ट थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो उसमें कहा गया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस अब तक 800 डाकुओं को मार चुकी है। तो मैं अच्छा दोनों कटिंग को ले गया। अब डीपीसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने उनसे पूछा कि आपकी एक रिपोर्ट है कहती थी कि यहाँ इतने लोग एक्टिव डाकू हैं, और आपने 800 कुछ डाकू मार डाले, कैसे हुआ? आप यकीन नहीं कर सकते कि बीपी सिंह का मुंह बिल्कुल लाल हो गया, मतलब बीपी सिंह के तो बहुत इंटॉलरेंस थी, मैंने उनको कई मौकों पे देखा, जी लाल हो गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ कर चले गए। क्योंकि मैं प्रेस क्लब का वाइस प्रेसिडेंट भी था, हम हाँ लोग हाँ ऑर्गेनाइजर भी थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के, तो भाई नाराज होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के चले गए। तो दबाव ऐसे सच नहीं होते थे, सही कहूँ तो जी बिल्कुल दबाव नहीं होते थे, क्योंकि हमारे अखबार के जैसे मालिक जो थे वो बंगाली फैमिली थी। जी वो वैसे वो ग्रुप जो है कलकत्ता में था, लेकिन इलाहाबाद से भी उनको बसे हुए थे। जी तो तुहिन कांति घोष उस वक्त उसके जो है हम्म, एडिशन देखते थे। तुषार कांति घोष जो एमपी भी रहे, बंगाल में मंत्री भी रहे, वो कलकत्ता में बैठते थे। जी जी तो मैं चीफ सेक्रेटरी हुआ करता था, तो कई बार जो बंगाली समाज था वहां पे, उनकी कई मीटिंग्स वगैरह समारोह वगैरह होते थे, छुटमुट हम्म, छुटमुट। तो आप ये जाने कि तुहिन कांति घोष जो है वो एक उनका हैंड आउट लेके कई बार आते थे, कहते थे कि जरा इसको देख लीजिएगा। मतलब अखबार का मालिक भी ये नहीं था कि वो मुझे बुलाए और ये कहे कि हाँ खबर हाँ छापनी है आपको, जी मतलब देख लीजिएगा। हालांकि हम जी लोग छापते थे उसको, लेकिन कभी भी ये नहीं हुआ कि बंगाली समाज की कोई खबर को हमने फ्रंट पेज पे लगाया। हम्म, लगती वही थी जहां उसको होना चाहिए था। जी जी तो जी घटनाओं के दौरान हमने कभी कोई दबाव ऐसा महसूस नहीं किया। जी अच्छा फिर अमृत प्रभात से आप नवभारत टाइम्स में स्विच ओवर करते हैं या इसके नहीं, बीच में? अमृत प्रभात से हुआ कि अमृत प्रभात में रहते हुए आईएमसी से विज्ञापन निकला एसोसिएट प्रोफेसर की भर्ती का। अच्छा अच्छा तो मैंने आईएमसी में अप्लाई कर दिया। हम्म, तो आईएमसी अप्लाई करने के बाद, आईएमसी का भी किस्सा बहुत जो जो बहुत इंटरेस्टिंग है।
जी उस वक्त मेरी एज रही होगी शायद 29 या 30 साल एज थी मेरी। जी तो IMC में इंटरव्यू कॉल मेरे लिए आ गया, तो मैं जी। इंटरव्यू देने आया। जब मैं इंटरव्यू देने आया तो वहाँ मतलब उस वक्त वहाँ करीब 15-20 लोग थे, हम्म, और मैं बिल्कुल यंगस्टर, मैं शादी भी नहीं हुई थी उस वक्त। जी और ड्रेस पे हमने मतलब सेमी कैजुअल पहनी हुई थी, ऐसा नहीं था कि कोई बड़े फॉर्मल ड्रेस में आए हों। वहाँ हम्म, सारे लोग जो थे वो सब 50 साल से ऊपर के थे, बाकी लोग हम्म। उनको देख के वो मुझे ऐसे देख रहे थे कि बच्चा कहाँ से आ गया, मतलब जो है ये माहौल वहाँ बना हुआ था। तो मुझे लगा कि अब तक हो नहीं सकता। उससे पहले क्या हुआ कि आज के जमाने में देखिए बहुत सिफारिशें लगती हैं। तो CS पंडित जो है वो पूरे अभी गुजरात ग्रुप के ब्यूरो चीफ हुआ करते थे दिल्ली में, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल जर्नलिस्ट हुआ करते, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट थे। मैं CS पंडित को मिलने गया, मैंने उनसे कहा कि मेरा कल इंटरव्यू है। तो CS पंडित ने कहा कि जो IMC है वो तो पार्थ सारथी जो थे, सीनियर पार्थ सारथी, अब तो एक और पार्थ सारथी लेकिन सीनियर, वो जो चाइना में इंडिया के एम्बेसडर रहे, शायद JNU के पहले वाइस चांसलर वही रहे, और इंदिरा गांधी के फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर हुआ करते थे, बहुत इंदिरा गांधी थी। तो उन्होंने कहा वो तो IMC में तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो तो पार्थ सारथी की जो है डोमेन है, वहाँ किसी की हिम्मत नहीं कि इंटरफेयर कर दे। इसके बाद जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट पर ही होगा। खैर ये उससे पहले की बात थी। तो जब वो इंटरव्यू हुआ तो मुझे लगा मेरा तो होना नहीं है। तो उस अनुभव से मेरा कहना ये है कि वो इंटरव्यू आप सबसे बढ़िया करते हैं जिसमें आपको ये लगता है कि मेरा नहीं होना है, तो फिर आपको स्टेक्स नहीं होते हैं, आप पे कोई प्रेशर नहीं होता है। जी तो हम इंटरव्यू देने चले गए। तो ये था कि मेरी थ्योरेटिकल फाउंडेशन स्ट्रांग थी, मतलब जर्नलिज्म स्टडीज में, क्योंकि जो भी मैंने पढ़ाई की थी, जो बुडापेस्ट में हमने पढ़ा था, जो रिगोरियस मतलब पॉलिटिक्स, सोशल साइंस, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री की ग्राउंड बहुत स्ट्रांग थी। तो इंटरव्यू में जब मेरे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे कई बार मैं काउंटर कर दे रहा था। मतलब एक बहुत ही सीनियर प्रोफेसर थे, उन्होंने मुझसे पूछा, उन दिनों ऑल इंडिया रेडियो जो है वो एकदम मतलब सरकार का भोंपू अभी भी है, हमेशा से रहा, वैसे लेकिन उस वक्त ज्यादा ही बना हुआ था, मतलब उस वक्त ज्यादा ही था, मतलब जो है, क्योंकि उस वक्त क्या हुआ था कि आंध्र प्रदेश में इलेक्शन हुए थे, और तेलुगु देशम पार्टी जो थी NTR की, वो चुनाव जीत रही थी, और जी। कांग्रेस ने एक सीट जीती थी। 5 बजे तक ऑल इंडिया रेडियो यही बताता था कि कांग्रेस ने एक सीट जीत ली है, और उसने ये नहीं बताया कि NTR ने कितनी सीटें जीती है। तो उस बैकग्राउंड में उन्होंने मुझसे पूछा कि डू यू थिंक सर ऑल ये इंडिया, कौन से ईयर की बात है, वर्ष याद आ रहा है आपको लगभग किस? 1983, 83। 83। जी जी उन्होंने मुझसे पूछा कि डू यू थिंक ऑल इंडिया रेडियो इज बायस्ड। तो मैंने कहा दैट वे एवरी मीडिया इज बायस्ड, मैंने कहा नो मीडिया इज ऑब्जेक्टिव, BBC इज आल्सो बायस्ड। मैंने कहा डू यू थिंक BBC इज ऑब्जेक्टिव, मैंने उल्टा सवाल पूछ दिया। तो थोड़ा सा पकाए। तो अब क्वेश्चन जो है वो नॉर्मली अगर आप कॉमन पार्लेंस से जाए तो लोग यही बोलते हैं कि ये बड़ा बायस है, लेकिन थ्योरेटिकली मुझे स्ट्रॉन्ग था, तो मैंने कहा कि एवरी मीडिया इज बायस्ड। ऐसे और क्वेश्चंस पूछे गए मुझे, कई ग्रेडिंग क्वेश्चंस पूछे गए, तो क्योंकि मेरे कोई स्टेक्स ही नहीं थे, मुझे सिलेक्शन होना नहीं है, बड़े ईज में जो है सबका जवाब देता रहा, मतलब जो है कुछ हो गया। तो जब मैं लौट के आया तो उस बाद मुझे ऑफर आ गया, सिलेक्शन हो गया मेरा। जी। तो मेरी एज 30 ईयर्स थी, मतलब 30 ईयर्स की एज में मैं IMC में जो है वो एसोसिएट प्रोफेसर बन गया था। लेकिन सर ये बताइए, जब आप एक जज्बा लेके आए कि मुझे पत्रकार बनना है, और 10 साल की आपकी इनिंग, और उसमें भी जैसा आप बता रहे हैं कि आपने बहुत ही सफलतापूर्वक और इतना रोमांच आपने महसूस किया, फिर अचानक वो विज्ञापन देख करके टीचिंग की ओर झुकाव कैसे हुआ? नहीं, ये हुआ कि 10 साल जर्नलिज्म में रहने के बाद हम्म, हमने वहाँ वो काम किए। उस वक्त जर्नलिज्म अलग ब्रांड ऑफ जर्नलिज्म था, आप कई चीज अपने से कर सकते थे, लेकिन आपको ये भी पता लगा कि कोई आप बड़े घराने के अखबार में काम करके जो आप सोचते थे कि हम समाज को बदल देंगे, देश की सेवा करेंगे, इनकलाब ले आएंगे, ये सब पॉसिबल नहीं है। वो एक रोमांटिसिज्म था, मतलब यंगस्टर्स का, हम लोग बच्चे ही थे, मतलब जब कॉलेज में पढ़ रहे थे, कि हमको लगता था जी कि क्रांति जो है बिल्कुल होने वाली है। तो बाद में जब आप रियलिस्टिक बनते हैं तो जो है वो चीजें कुछ और होती हैं। तो उसमें ये भी हुआ कि एक तो ये थोड़ा सा ये जो भ्रम था, मतलब जो मिथ से वो टूटे। जब आपने 10 साल जर्नलिज्म में काम किया, आपने उसकी पूरी डायनेमिक्स देखी, देखा कि कैसे न्यूज का सिलेक्शन होता है, क्या खबरें बनती हैं, तो थोड़ा सा वो जो है वो मतलब कई आपके जो है वो शैटर्ड हुए, आपके मिथ्स हुए, शैटर्ड हुए, आप थोड़ा ज्यादा रियलिस्टिक बन गए। तो दूसरा ये कि
हम भी मिडिल क्लास के थे, मतलब एम्बिशंस भी थी। आईएमसी प्रीमियर इंस्टीट्यूशन था, मतलब मैं उस अखबार को छोड़ के दूसरे अखबार में नहीं जाता, क्योंकि उस अखबार मेरे लिए बहुत अनुकूल माहौल था काम करने का, हम लोग एंजॉय करते थे वहाँ काम करना। लेकिन चूंकि आईएमसी था, एक एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन था, तो फिर ये लगा कि जर्नलिज्म में तो हम जब चाहेंगे आ जाएंगे। जी। मतलब जर्नलिज्म तो हम जान ही गए, अच्छी तरह जान ही गए यार। बहुत छोटी उम्र में जो है आप चीफ सब एडिटर बन गए। हम्म। तो मेरा ख्याल है कि मैं 25 साल की एज में चीफ सब एडिटर बन गया था। जी। इसके लोगों को जो है 20-20 साल 30-30 साल इंतजार करना पड़ता है। तो फिर लगा कि एक बार एकेडमिक्स देख के आ जाते हैं। तो वो भी था, मतलब ये था कि जर्नलिज्म छोड़ने का इरादा नहीं था, भाई लगे जर्नलिज्म का ऑप्शन तो हमेशा के लिए ओपन है, मतलब तो एक नया प्रयोग करने में क्या हर्ज है। तो फिर आईआईएमसी में आप कितने समय तक रहे और वहाँ की? आईएमसी में जब मैंने ज्वाइन किया तो देखिए यह है कि जर्नलिज्म को प्रैक्टिस करना एक बात होती है, और 1-1.5 घंटे का डेलिब्रेशन कंडक्ट करना बिल्कुल दूसरी बात होती है। आप कितने स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकली क्यों ना हो, लेकिन 1.5 घंटे की क्लास लेना कोई आसान नहीं होती। आईएमसी में उस वक्त 1.5 घंटे क्लास हुआ करती। तो शुरू में जो है उस वक्त एनएल चावला आईएमसी के डायरेक्टर हुआ करते थे। तो एनएल चावला जो है बल्कि ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर भी रहे वो, और इंदिरा गांधी के बहुत करीबी लोग माने जाते थे। उन्होंने मेरे ज्वाइन करने के बाद मेरे साथ बहुत लंबा इंटरेक्शन किया, और उन्होंने कहा, उन्होंने मुझे यही बातें बताई जो मेरे दिमाग में थी। उन्होंने कहा कि आप एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं, अच्छे प्रैक्टिशनर्स हैं, लेकिन जब एकेडमिक्स में आपको जो है कंसेप्टलाइज करना पड़ता है एक्सपीरियंस को, और कंसेप्टलाइज जब करेंगे आप तभी आप इंटरेक्शन कर सकेंगे। तो उन्होंने मुझे कई किताबें सजेस्ट की, कुछ मैंने भी टेक आउट करी, मैं लाइब्रेरी गया। तो आईएमसी ज्वाइन करने के बाद मैं फिर एक बार फिर से बहुत ही रिगोरियस पढ़ाई की। एक तो मेरा प्रैक्टिशनर्स का जो पर्सपेक्टिव था, और दूसरा मेरे का जो स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल ग्राउंडिंग थी, उसके हिसाब से मैं क्लासेस लेता था, अच्छी लेता था, मतलब अच्छा फीडबैक आता था। लेकिन मैंने उस पीरियड में फिर बहुत ज्यादा रिगोरियस पढ़ाई की, मतलब जो है जी। कि रिपोर्टिंग। जी सर, फिर आपने वहाँ के कम्युनिकेटर और संचार माध्यम इनका भी आपने संपादन किया? 2002 में, शायद 2002 में मैंने आईएमसी ज्वाइन किया था, जो आईआईएस है, जो एक आईएएस एलाइड सर्विस है, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस। तो आईएमसी इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस का भी एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है। इनफैक्ट आईएमसी की स्थापना ही जो है वो आईएएस के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन के तौर पे हुई थी, डिप्लोमा कोर्स के बाद में शुरू हुआ। जी। मैंने जी। उस डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया था। 2002 में जो है मुझे जो है वो पब्लिकेशंस डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया गया। तो फिर मैंने 3 साल जो है वो कम्युनिकेटर और जनसंचार जो है, जो हिंदी अंग्रेजी के आईएमसी के जर्नल्स है, उनको देखा। अच्छा अच्छा। और फिर उसके बाद वहीं प्रोफेसर वहीं हो गए, या फिर आपने शिफ्ट किया इग्नू में, या? नहीं, उसके बाद ये हुआ कि आईएमसी में आईएमसी बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था मेरा। आईएमसी मतलब वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू वर्क है, मतलब पूरा माहौल बहुत बढ़िया होता था, प्रोफेशनल माहौल था। लेकिन आईएमसी में फैकल्टी की जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी सर्विसेज की, वो वर्स्ट थी, मतलब उससे खराब और कहीं नहीं हो सकती। अच्छा तो फिर आईएमसी में ये हुआ कि स्पीच पे एक आपने पूछा क्या था, मैं सर, वहाँ आपका जो शिफ्ट किया आपने इग्नू हाँ में प्रोफेसर के हाँ रूप में, हाँ। तो जी। तो ये समझे कि 1983 में मैं एसोसिएट प्रोफेसर बन गया था, जी। और 2004 तक मैं एसोसिएट प्रोफेसर ही था। जी। इतना स्टैग्नेशन मतलब वहां पर था। कोई हम्म। कैरियर प्रमोशन की स्कीम नहीं थी, कोई रिवार्ड नहीं थे, कोई इंसेंटिव नहीं थे, और ना कभी ने कोशिश करी करने की कि जो है वो आपको फैकल्टी को करना चाहिए। तो 2002 में फिर जो है वो वहां पे इन्होंने कुछ विज्ञापन निकाले प्रोफेसर की पोस्ट के लिए। लेकिन वो बड़ी कहानी है, उसको हम शॉर्ट करते हैं। इन्होंने क्या किया कि कॉन्टेक्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया। तो मेरा सिलेक्शन हो गया प्रोफेसर हिंदी जर्नलिज्म में। लेकिन फिर ये हुआ कि आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। तो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट मैं ही नहीं था, उस पर जो भी फैकल्टी की भर्ती हुई काफी लोग थे जिनको उन्होंने फोर्स करे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया। तो हमने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, क्योंकि बहुत बड़ा स्टैग्नेशन हो गया था। तो 3 साल कॉन्ट्रैक्ट पे जो है वो हम आईएमसी में जो है वो प्रोफेसर बन गए। तो लेकिन क्योंकि वो कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन थी, और दूसरा ये था कि आईएमसी अल्टीमेटली एक इंस्टीट्यूट था और इग्नू एक यूनिवर्सिटी थी। तो इग्नू में जब पोजीशन आई तो जो है इग्नू में मेरा वहां मेरा सिलेक्शन हुआ, तो मैंने इग्नू पे ज्वाइन कर लिया।
क्योंकि वैसे भी एक डिफरेंस होता है ना, यूनिवर्सिटी होती है, मतलब जो है, और इग्नू देश के सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था, तो उसमें ज्यादा सोचने में मुझे कोई टाइम नहीं लगा, तो मुझे इग्नू ज्वाइन कर लेना चाहिए। सर, आपने पढ़ाई भी विदेश में की, उसके बाद विदेश जाने के आपको बहुत अवसर मिले और आपने वहां बाहर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी कंडक्ट किए, फिर आपने इग्नू में ज्वाइन किया। तो ये जो एकेडमिक्स में आपने जिस तरह से अपने करियर को एंजॉय किया, तो आपको क्या लगता है कि आपके उस कार्यकाल में अ, क्या ऐसी नई चीजें आपने डेवलप की, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो आने वाले समय में मतलब उस रूप में याद किए जाएंगे कि यहाँ धूलिया साहब के कार्यकाल में ये उपलब्धियां रही या ये उन्होंने नए प्रयोग किए, इसमें कुछ? मतलब देखिए कि हाँ। आईएमसी में रहते हुए, क्योंकि इग्नू तो डिस्टेंस कोर्स जी में था, तो उसमें हमने डाउचे बेरी जर्मनी के साथ में कुछ प्रोग्राम किए थे, लेकिन आईएमसी में रहते हुए कि बहुत वाइड एक्सपोजर था। जैसे जी। मैंने आपसे कहा ना कि हमने इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस का कोर्स डायरेक्टर था मैं, आईएएस सर्विस का। हम्म, आईएएस सर्विस हम्म, जर्नलिज्म फोकस नहीं थी। आईएएस तो गवर्नमेंट की एक सर्विस थी जिसको कि अ, जिसको जर्नलिस्टिक स्किल्स तो चाहिए ही होती है, लेकिन उनको तमाम जो है फील्ड पब्लिसिटी में, डेवलपमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट के इमेज बिल्डिंग में, तमाम चीज फील्ड में उनको काम करना होता था, क्योंकि बहुत ही वर्सेटाइल 2 साल ट्रेनिंग प्रोग्राम थी। वो जर्नलिज्म फोकस नहीं थी, मतलब उसमें समझे कि ये कह सकते हैं कम्युनिकेशन फोकस हो ज्यादा थी। मतलब जर्नलिज्म से ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो तमाम इनोवेशन करने का उसको मौका मिला। मतलब कोर्स को डिजाइन करने का, डिफरेंट जो फील्ड से उसको सिलेबस को ड्राफ्ट करने का, एक ऐसा सिलेबस ड्राफ्ट करना कि जो कम्युनिकेशन के हर फील्ड को कवर कर ले, मतलब जिसमें डेवलपमेंट कम्युनिकेशन उस वक्त मेजर था। मतलब डायरेक्टोरेट ऑफ फील्ड पब्लिसिटी गवर्नमेंट की थी, सबसे बड़ा गवर्नमेंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन था। आईएएस के बहुत से लोग जो है वो उसमें काम करते थे, तो उसमें काफी इनोवेशन किए कि अलग अलग कैप्सूल और मॉड्यूल डेवलप किए डिफरेंट फील्ड में, कई स्ट्रीम्स में। इसी तरह से जैसे आईएमसी में जो है वो स्टेट पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर की ट्रेनिंग होती थी, तो उनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती थी। उनका कोर्स जब हम डिजाइन करते थे तो आईएएस से डिफरेंट होता था, उसमें फिर आपको इनोवेशन करने होते थे। इसी तरह जो है इंडियन फॉरेन सर्विस के कोर्सेज भी हमने हैंडल किए। इंडियन फॉरेन सर्विसेज की रिक्वायरमेंट बिल्कुल डिफरेंट होती थी, तो उसको उसी हिसाब से डिजाइन करना पड़ता था। आर्मी ऑफिसर्स के कोर्स थे, पुलिस सर्विस के कोर्स थे। आपको हर कोर्स को उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और जो मैंडेट आपको दी गई है कि किन किन लोगों के लिए कोर्स है, उसी हिसाब से टेलर करना होता था। तो तमाम उस वक्त बहुत अपॉर्चुनिटी मिले कि इनोवेशन करने के नए कोर्स डिजाइन आपको करने हैं, डिफरेंट सेक्टर्स में डिजाइन करने हैं। तो उस एक्सपीरियंस से हुआ कि मेरा पूरा एक तरह से कह सकते हैं कि पूरे कम्युनिकेशन की दुनिया में तमाम जो डिफरेंट एरियाज हैं, उसमें क्या क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम हो सकते हैं, क्या होनी चाहिए, उसका एक्सपोजर मिला। जी जी। तो आपने एक बिल्कुल जैसे डिस्टेंट जैसे मोड हम से लोग तो। मालदीव से गए, मालदीव से हमारे देश का कोलैबोरेशन था, हम्म, तो मालदीव में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से मालदीव गया, तो हम्म, 3 महीने की ट्रेनिंग करनी थी। मालदीव का मीडिया बिल्कुल इन्फ्लुएंस पोजिशन में था। हम्म, पहले वहां जाके 15 दिन तो उनकी मीडिया की स्टडी की, उसकी मैपिंग करी, फिर वहां के लोगों को मिले, उनकी स्किल्स वेरीफाई करी, और फिर 3 महीने का कोर्स उन पर डिजाइन किया। तो वो मालदीव्स का कोर्स बिल्कुल डिफरेंट था। जी एक ऐसे कंट्री के लिए कोर्स डिजाइन किया गया जिस कंट्री में मीडिया बिल्कुल जो है वो मतलब एक तरह से इन्फेंट सिचुएशन में, हम्म, और 3 महीने का कोर्स बना कंडक्ट किया मालदीव्स में। उसके बाद क्योंकि फिर यूनेस्को ने मालदीव्स में कुछ जर्नलिज्म एजुकेशन के लिए कुछ काम किए, तो फिर यूनेस्को कंसल्टेंट बन के फिर मैं मालदीव्स गया। वो एक अलग एक्सपीरियंस था मालदीव जैसे देश के लिए, जर्नलिज्म प्रोग्राम डेवलप करना, उनके लिए ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम डेवलप करना। उनका कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था जो जर्नलिज्म पढ़ाए, उस इंस्टीट्यूशन की पूरी रूपरेखा तैयार करना। इसी तरह अफगानिस्तान में जब तालिबान गवर्नमेंट की जो है सत्ता गई और करजई गवर्नमेंट पावर में आई, तो अफगानिस्तान और इंडिया के रिश्ते भी करीबी थे उस वक्त, और हम लोग अफगानिस्तान को काफी मदद कर रहे थे नेशन बिल्डिंग में, ट्रेनिंग में। तो अफगानिस्तान की फिर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का रिक्वेस्ट आया कि अफगान जर्नलिस्ट के लिए आप कोर्स करिए। तो अफगान जर्नलिस्ट के लिए में 3 प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए, जिसका कोर्स डायरेक्टर मैं ही था, और 3 प्रोग्राम सिर्फ अफगान जर्नलिस्ट के लिए थे। अब अफगानिस्तान के समाज में आप ये सोचिए कि जो ट्राइबल सोसाइटी थी, जहाँ डेवलपमेंट लगभग जीरो था, वहाँ के जर्नलिस्ट के लिए एक अलग ढंग का कोर्स आपने टेलर किया। उसका डिजाइन बिल्कुल डिफरेंट था, उसके इनपुट बिल्कुल डिफरेंट थे, वहाँ की सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट थी।
तो अफगानिस्तान की ऑब्जेक्टिव सिचुएशन को एनालाइज करना, उनकी इंफॉर्मेशन नीड्स को आइडेंटिफाई करना और फिर उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डिजाइन करना एक दूसरा चैलेंज था, जो हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया। और तीनों के तीनों कोर्स बहुत शानदार थे। अफगानिस्तान जर्नलिस्ट करने 3 कोर्स जो किए। तो सर मुझे लगता है कि चाहे पत्रकारिता का क्षेत्र रहा हो या अध्यापन का, चाहे वो फोरम आईआईएमसी का हो चाहे इग्नू का, आपने निरंतर कुछ न कुछ नए प्रयोग करने की दिशा में लगे रहे और बहुत कुछ देश विदेश में जानने सीखने का अवसर मिला और शायद इसी का परिणाम रहा कि आपको कुलपति के पद पर भी काम करने का मौका मिला उत्तराखंड जो ओपन यूनिवर्सिटी है वहां पर। तो इग्नू के उस एक्सपीरियंस को और वहां पर आपने उस ओपन यूनिवर्सिटी को डेवलप किया। लेकिन जिस तरह का आज का माहौल है कि भाई साहब कुलपति पर प्रेशर्स आते हैं और बहुत तरह के दबाव होते हैं, स्टूडेंट्स का प्रेशर है, तो पत्रकार से अध्यापक और अध्यापक से कुलपति किस तरह की अनुभूतियां और रोमांच? और देखिए, प्रेशर तो ऐसा है कि आईएमसी में तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता था। तो प्रोफेशनल कोर्सेज थे, वहाँ कोई यूनियन नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था। और फ्रेंकली स्पीकिंग, जब तक हम लोग वहाँ थे, आईएमसी के एडमिशन में कभी कोई प्रेशर नहीं आता था। कोई प्रेशर नहीं आता था वहाँ, बिल्कुल फ्री एंड फेयर सिलेक्शन होता था आईएमसी में। अब आप पूछ रहे हैं तो इग्नू में भी स्टूडेंट्स नहीं होते थे कैंपस में, लेकिन इग्नू में जो है, जब वो इग्नू ने फुल टाइम प्रोग्राम जो है वो इंट्रोड्यूस किए थे एक बार, राजशेखरन पिल्ले जब वाइस चांसलर बन के आए, तो इग्नू ने जो है फुल टाइम प्रोग्राम है, 2 हमारे एमए प्रोग्राम्स थे वहाँ। तो जब एमए प्रोग्राम्स जो है दूसरे जब वाइस चांसलर आए असलम, तो उन्होंने अब्रप्टली कहा कि हम फुल टाइम प्रोग्राम नहीं करेंगे। 5 साल हमने चलाए थे प्रोग्राम्स। उन्होंने कहा कि इग्नू का मैंडेट नहीं है। बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, काफी डिबेट हुई, तो उस पर स्टूडेंट्स ने भयंकर आंदोलन किया था इग्नू ने। मैं एक दिन दोनों इग्नू का गेट ही बंद कर दिया पूरा, ना कोई बाहर जा पाया ना अंदर आ पाया। तो वो प्रेशर भी ऐसा नहीं था, मतलब सॉर्ट आउट हो गया था वो। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का आपने पूछा पॉलिटिकल प्रेशर क्या होते थे, तो अब ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि एक बार जो हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, एक इनका फाउंडेशन है कोई उत्तराखंड डेवलपमेंट फाउंडेशन, उसका कोई समारोह था जिसमें जो है वो मुझे जो है वो आमंत्रित किया गया। तो मैं उसमें गया, तो मैंने उसमें ये कहा, वो भी थे बेचारे, उन्होंने कहा हमने गलत आदमी को बुला लिया। मैंने उनसे कहा कि मैं 3 साल वाइस चांसलर था, मेरे पास रोज कम से कम डेली बेसिस पे पॉलिटिशियंस के फोन आते थे। और मैंने कहा 3 साल के ड्यूरेशन में जो भी सैकड़ों हजारों फोन मेरे पास आए पॉलिटिशियंस के, वो हर एक जो है गलत काम करने के लिए आया। कभी किसी पॉलिटिशियन ने जो है ये नहीं कहा कि विश्वविद्यालय में आपकी समस्याएं क्या है, आप ये कुछ मत कर सकते हैं। कुछ सिफारिश आती थी अपॉइंटमेंट्स के लिए, टेंडर देने के लिए, ये देने के लिए। मतलब ये कि ग्रास रूट लेवल की हमारी राजनीति बहुत ज्यादा विकृत है। मतलब हमारे यहाँ पॉलिटिशियन जो है वो, ये पॉलिटिक्स ऑफ फेवर है। मतलब जो है अपने लोगों को फेवर देना, नौकरियां लगाना, ये करना वो करना, वो ये मासेस से उतना टच नहीं है, बल्कि पॉलिटिक्स ऑफ फेवर है। तो पॉलिटिक्स ऑफ फेवर भयंकर करती है। मतलब हर पॉलिटिशियन के कोई अपॉइंटमेंट होगा तो 10 सिफारिश आएंगी, इसको रख दीजिएगा, उसको रख दीजिएगा। तो स्टेट यूनिवर्सिटी में दखलंदाजी ज्यादा होती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फिर भी उतनी दखलंदाजी नहीं होती है। तो वह पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा था, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा परवाह कभी नहीं की। मतलब कई अपॉइंटमेंट्स वैसे हुए कि जिसपे कि जो है वो बहुत प्रेशर माउंट किया गया। एक बार एक अपॉइंटमेंट को लेकर के बहुत प्रेशर आया, मतलब कि उसको करना ही करना है। हमने कहा कि एक का हमने अनुभव तो नहीं मुझे किया। भी है, जब आपने मेरा मुझे ख्याल बुलाया था वहां पे चयन समिति के उसमें बीच में ही फोन आया था और आपने, मैं गवाह हूं इस बात का कि उस दबाव को आपने स्वीकार नहीं किया था। कुछ नहीं कर सकते उसका। हेलो। हाँ, आ रही है हाँ आवाज, आ हाँ। रही है। जी जी, आ रही है ना हाँ, आवाज? प्रेशर्स वहाँ होते तो ये थे, बात तो सही है। लेकिन हमें जी। प्रेशर्स को जो है तो वो कभी कभी ऐसा नहीं है कि प्रेशर्स जो है वो कई बार ये होता था कि अल्टीमेटली आप यूनिवर्सिटी ग्रांट के लिए हर चीज के लिए स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है। आपको पॉलिसी डील करना है, मतलब जो है। लेकिन ये था कि जैसे ब्यूरोक्रेसी में मेरा बहुत बढ़िया लगता था। और जी ब्यूरोक्रेसी हमारे देश में जो है, मतलब दम कम तो रखती है, मतलब जो है ब्यूरोक्रेसी का मुझे बहुत सपोर्ट होता। जो जी सिविल जी। सर्विस थे उनके साथ मेरा बहुत बढ़िया रहता था वहाँ पे।
पॉलिटिशियन से डील करने में था कि एक हम जर्नलिज्म के बैकग्राउंड से गए हुए थे, आईएमसी में रहे हुए थे, तो आईएमसी के लोग मीडिया में भरे पड़े हुए हैं। तो एक इम्प्रेशन हुआ ये भी था कि मीडिया में इनका बहुत क्राउड है, हमारी बहुत खबरें भी छपती थी, मतलब जो है। इवन जब मैं वाइस चांसलर बना तो वाइस चांसलर अपॉइंट होने कोई बड़ी खबर नहीं होती थी, जी लेकिन मैं वाइस चांसलर अपॉइंट हुआ, सारे अखबारों के फ्रंट पेज में खबर छपी, क्योंकि हम भी पत्रकार थे, सब लोग अपने जी परिचित थे। तो वहां पे एक उनको मालूम था कि जो है वो मीडिया में इनका क्राउड है। तो कई बार पॉलिटिशियंस जो है वो लिबर्टी लेने में घबराते थे, ऐसा नहीं था कि कोई धमका दे। जी ऐसी फिर ये था कि हम लोग उत्तराखंड में, हमारी फैमिली भी नॉन फैमिली है, मतलब जो है, मतलब हम भी पत्रकारिता में रहे, तो हमको भी लोग जानते थे, ऐसे पत्रकार जानते थे, क्योंकि उस वक्त तो टीवी रहा है, तो प्रिंट मीडिया के पत्रकार जाने माने नाम होते थे, मतलब। तो उत्तराखंड में भी एक जाने माने नाम थे, मतलब। तो अब मेरी अपनी भी एक पर्सनैलिटी थी, एक फैमिली बैकग्राउंड भी थी। तो ये कुछ कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स भी थे, जिससे कि आप इतने कमजोर नहीं थे, कोई आपको बुली कर ले या कोई आपको दबा ले जाए, जो है जी इसका जी दबाव में आए भी नहीं कभी। और क्योंकि जब बचपन से जिस माहौल में आप पले बसे, आप जर्नलिज्म में रहे, आपका टेम्परामेंट भी डिफरेंट हो जाता है। वो जी टेम्परामेंट में नहीं था कि आप किसी के कहने पे कुछ भी कर दीजिए, रेसिस्ट करने का टेम्परामेंट था, मतलब ये। जी जी। तो चलिए, खैर, आपने जिस तरह के संस्कार अपने पेरेंट्स से पाए और बाद में जिस तरह से आपने अपने आप को डेवलप किया, तो बड़ी से बड़ी जिम्मेदारियों का आपने सफलतापूर्वक निर्वहन किया। एक पत्रकार, शिक्षक और कुलपति और प्रशासक के रूप में जो कुछ अनुभव आपने अर्जित किया, तो क्या लगता है, और क्योंकि पत्रकारिता का तो वो दौर आपने देखा है आजादी के जस्ट बाद का, 50-60 के दशक का, जिस समय न्यूनतम सुविधाओं में और अखबार किस प्रखरता के साथ निकलते थे, और अब जो परिवर्तन आया है, तकनीकी जो परिवर्तन आया है, तो इस सारे दौर को आप किस रूप में देखते हैं? और साथ ही जो नई पीढ़ी के पत्रकार आना चाहते हैं, क्योंकि आपने बहुत पत्रकारों को तैयार भी किया है, तो क्या कुछ अपेक्षाएं हैं और कैसे अपने आप को वो सफलता की तरफ बढ़ा सकते हैं? किस तरह से परिश्रम करें? क्या क्या मेहनत करें? मतलब इस तरह का कोई आप चिंतन? और ये सवाल तो, इसका तो जवाब बहुत ही व्यापक है, इसके जवाब में तो हाँ किताबें लिखी हाँ, जा लेकिन सकती हैं। ऐसे कुछ सूत्र, मंत्र मंत्र की बात कर रहे हैं अपन। लेकिन जी। मोटा मोटा ये कह सकता हूँ मैं, जैसे कि हम्म, उस वक्त जब हम लोग जर्नलिज्म में आए थे, तो ये कहा जाता जी। था कि एक पत्रकार पैदा होता है, मतलब आप उसको ट्रेन नहीं कर सकते। हम्म, और उस वक्त जर्नलिज्म में जितने भी लोग आते थे, वो उनका एक एक जज्बा होता था जर्नलिज्म में जाने का, मतलब जी। सचमुच में उस पर जो लोग आते थे, वो समाज और देश के लिए कुछ करना चाहते थे। हम्म, तो वही लोग जर्नलिज्म में आते थे। जर्नलिज्म में सैलरी कुछ नहीं होती थी, बहुत कम सैलरी होती थी। तो वो जज्बे के साथ ही लोग जर्नलिज्म में आते थे। और उस वक्त लोग काफी पढ़ते थे। अखबार निकालना एक बड़ा चैलेंज होता था, क्योंकि आपको खबरों का सिलेक्शन करना, क्या फ्रंट पेज पाया जाएगा, क्या अंदर जाएगा, कौन से टॉपिक है जिन पे एडिटोरियल जाएगा, किस पे आर्टिकल जाएगा, ये सारी प्लानिंग करना, मतलब हम्म, आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग उसके लिए चाहिए होती थी। आप उसके बगैर अखबार नहीं निकाल सकते थे। फिर आप लेख भी लिखते थे, संपादकीय भी लिखते हैं, मतलब सब तो नहीं लिखते, लेकिन मैं तो लिखता ही था, मैं तो डिपार्टमेंट में हम्म, काम किया है। तो उस वक्त ये था कि आपका जो कंटेम्प्रेरी जो पॉलिटिकल या इकोनॉमिक या जो भी इश्यूज हैं, कंटेम्प्रेरी इश्यूज, उसमें एक बहुत अच्छी पकड़ होती थी। मतलब माना कि आप अखबार का एडिशन निकाल रहे हैं और अफगानिस्तान में कोई घटना घट जाती है, तो आप कैसे इवैल्यूएट करेंगे? मैं एक घटना आपको बताता हूँ उसी कॉन्टेक्स्ट में। कि मैं लखनऊ में जो है एडिशन, मैं नाइट शिफ्ट इंचार्ज था, एडिशन मुझे निकालना था। तो आमतौर पर अखबारों में क्या होता है कि जो है वो 10 बजे तक जो है उस वक्त सारी खबरें आ जाती थी, और आपका सारा हम्म, अखबार डिजाइन हो जाता था कि क्या फ्रंट पेज स्टोरी है, क्या अंदर जाएंगी, कौन सी सिंगल कॉलम जाएगी, कौन सी डबल कॉलम जाएगी। दस हम्म, साढ़े दस बजे सारे हो जाता था। 11 बजे पेज वे सब बन जाता था, और फिर 12 बजे प्रिंटिंग शुरू हो जाती थी। हम्म, उस दिन क्या हुआ कि 11 बजे फ्लैश फ्लैश आता था, उस वक्त एजेंसी से फ्लैश आता था, एकदम एक लाइनर आता था हम्म, कि आपको अलर्ट करने के लिए बड़ी खबर आ रही है, और अब बाकी खबरें बाद में आएंगी। तो फ्लैश उसमें आया एकदम से 11 बजे कि रशियन आर्मी जो है काबुल में लैंड कर गई है, और काबुल की गवर्नमेंट को टॉपल करके वहां दूसरी गवर्नमेंट को इंस्टॉल कर दिया गया है। ये खबर आई हम्म, 11 बजे। और रशियन आर्मी इंटरवेंशन के बाद काबुल जो है कट ऑफ हो गया, काबुल से बाकी दुनिया का संपर्क टूट गया। काबुल में क्या हो रहा है किसी को नहीं मालूम था। सिर्फ इतनी खबर ये थी कि रशियन आर्मी काबुल में लैंड कर गई है,
और जो वहाँ अमीन या कौन थे उनके तख्ता पलट दिया गया है, और बबरा करमाल जो है हार्डलाइनर कम्युनिस्ट माने जाते थे, उनको प्रेसिडेंट जो है इंस्टॉल कर दिया गया था। इतनी खबरें थी। अब उस खबर को जो है लीड होना चाहिए था, बैनर हेडलाइन खबर थी, और यहाँ पर कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं थी। फ्लैश का मतलब है कि फॉलो अप स्टोरी अब आती रहेगी। तो ये समझे कि मैंने वो लीड स्टोरी मैंने अफगानिस्तान में लगातार फॉलो करता था। मैं पूरी लीड स्टोरी लिख दी, मतलब पूरी, क्योंकि मुझे मालूम था कि जो भी इंटरेस्ट एजेंसीज हैं, बैकग्राउंडर राइटर हो चाहे एपी हो, उनकी खबर बैकग्राउंडर पर ही बेस्ड होगी। वो खबर सिर्फ इतनी बाहर आ पाई थी कि रशियन आर्मी ने वहां लैंड किया है और वहां सरकार पलट दी गई है और एक हार्डकोर कम्युनिस्ट को सत्ता सौंप दी गई है। तो ये एक इसलिए कह रहा हूं मैं कि हमने उस बगैर डिटेल्स के वो खबर लिखी कि क्या बैकग्राउंड थे, वहां क्या संघर्ष चल रहा था, सोवियत यूनियन का क्या उसमें रोल था, क्या क्या फैक्शंस थे, और बबरा करमाल को प्रेसिडेंट बनाने के मतलब क्या होंगे, उसके इंटरनेशनल इंप्रेशन क्या क्या होंगे। हमने ये स्टोरी मैंने लिख दी, और उसके बाद हम लोगों ने 11 बजे चेंज की, और हमारी 8 कॉलम की बैनर हेडलाइन थी। लखनऊ का कोई भी और अखबार उसको कवर नहीं कर पाया। सबने, किसी ने सिंगल कॉलम में दी, किसी ने डबल कॉलम में दी। बल्कि उस वक्त ये भी हुआ कि आप 8 कॉलम की बैनर हेडलाइन दे रहे हैं तो ये है। लेकिन मेरा एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सेंस था, मेरा न्यूज सेंस था। मुझे मालूम था कि पूरी दुनिया के लिए स्टोरी है, क्योंकि उस वक्त थोड़ा टेस्ट पे डिबेट हुई कि लीड जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए। कोई अखबार तो लीड दे नहीं रहा है इसको। सुबह जो है हमारे यहाँ 8 कॉलम की बैनर हेडलाइन थी, बाकी में सिंगल कॉलम खबर थी लखनऊ के सारे अखबारों। हमारे संपादक निश्चित रूप से एक जी। और मैं संपादक जो मैंने कहा कि आप थोड़ा इंतजार करिए, क्योंकि तो उस वक्त जो है दिल्ली के अखबार वहां 3-4 बजे आते थे। मैंने कहा दिल्ली के अखबारों का इंतजार करिए। मैं कॉन्फिडेंट था कि दिल्ली के अखबारों में ये बैनर हेडलाइन, जो दिल्ली के अखबार आए सब में 8 कॉलम की जो बैनर हेडलाइन थी। खैर, मेरा कहने का मतलब है कि उस वक्त जर्नलिज्म में था कि आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग न्यूज सेंस होना चाहिए था। आप एक कंपटीशन में होते थे। उस वक्त ये था कि हर अखबार में 5 बड़ी खबरें कौन सी आएंगी, और डबल कॉलम खबर कौन सी जाएगी, 5। उस वक्त एक कॉम्युनिटी होती थी। आज के जैसा हिसाब नहीं था कि कहीं जो है दिन भर एक खबर चल रही है और सुबह अखबारों में खबर ही नहीं। वहाँ 24 घंटे में खबरों का एक साइकिल होता था कि 4-5 बड़ी खबरें ऐसी हैं जो फ्रंट पेज जाएंगी जाएंगी, मतलब हर अखबार के फ्रंट पेज पे होगी। कई बार कोई बड़ी खबर ऐसी थी, मालूम था कि सारे अखबारों में लीड स्टोरी होगी। तो उस वक्त जर्नलिस्ट के पास बड़ा स्ट्रॉन्ग न्यूज सेंस होता था, पॉलिटिकल सेंस होता था, और कंपटीशन था खबरों के मामले में था कि आप उससे चुप नहीं कर सकते थे। भाषा पे बहुत बड़ा कंट्रोल होता था। तो बात यह कि भाषा पे नियंत्रण होना, एक अच्छा लिखना, और एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सेंस होना, एक न्यूज सेंस होना, ये उस वक्त जरूरी चीजें थी एक पत्रकार पर। तो शहरी स्किल्स उनके पास हुआ करती थी। तो ये है कि एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन तो ये हुआ कि आज जैसे कि राइटिंग स्किल्स बहुत कमजोर हो गई है, पढ़ने की आदतें टूट गई है, ना कोई पढ़ता ही नहीं है। मतलब मैं तो पढ़ाता हूँ अभी भी। तो ये समझे कि जो लोग जर्नलिज्म में मास्टर्स डिग्री कर रहे होते हैं, उन्होंने हाई स्कूल में जो इकोनॉमिक्स पढ़ी उनको याद नहीं है। वो इकोनॉमिक्स से बहुत बेसिक्स उनको नहीं मालूम है। तो ये सिचुएशन आज है कि ऐसे लोग पत्रकारिता में आ रहे हैं कि जो उसके लिए इक्विप्ड अपने को नहीं करते। एक तो भाषा के मामले में बहुत तो हुआ है कि भाषा लोगों को आती नहीं, मतलब ना इंग्लिश आती है ना हिंदी आती है। हमारी जनरेशन में लोगों को इंग्लिश भी आती थी और हिंदी भी आती थी। मतलब इंग्लिश भले ही वो कोई बोलने के ना आती हो, लेकिन उनको ट्रांसलेशन करने आती थी। हिंदी इंग्लिश अच्छे से आती थी, मतलब सब लोग बाइलिंगुअल ही होते थे। आज दो बड़ा क्राइसिस ये है कि एक तो नॉलेज बेस जो है आज के जर्नलिस्ट का, आज की जनरेशन का, वो बहुत कमजोर है, और दूसरा है कि उनके लैंग्वेज स्किल्स बहुत कमजोर है। अब इसमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कि उस वक्त का जर्नलिज्म अलग था, आज का जर्नलिज्म अलग है। आज भी जर्नलिज्म, अगर आपको रियल जर्नलिज्म करना है तो आपके पास लैंग्वेज स्किल्स और एक स्ट्रॉन्ग नॉलेज बेस होना जरूरी है। लेकिन अब ये भी है कि टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन हो गया है। तो कई बार एक कुछ लोग ऐसे भी सर्वाइव कर लेते हैं कि सिर्फ टेक्नोलॉजी में माहिर हैं, टेक्निकल स्किल्स जानते हैं। तो फिर चीजें हैं, मतलब आजकल ये भी है कि एक हॉलोनेस भी आ गई है। मतलब आप जर्नलिज्म ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप हेडलाइन देनी आती है, आपको सेंसेशनल कुछ लिखना आता है, तो उतना भी काफी होता है। तो अभी कंपैरिजन करना बहुत डिफिकल्ट है उसके जर्नलिज्म में, आज की जर्नलिज्म में। लेकिन आपने ये महत्वपूर्ण बात कही कि भाषाई अनुशासन और व्यापक अध्ययन, चिंतन, मनन, स्वाध्याय, ये मुझे लगता है कि बहुत आवश्यक है।
और तकनीकी ज्ञान आपको और अधिक हेल्प कर सकता है, सहयोग कर सकता है। लेकिन आप जीवन के इस 7वें दशक में भी जिस तरह से सक्रिय हैं और आपने एक वेबसाइट शुरू की है अपनी न्यूज़ राइटर्स के नाम से और कुछ आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कंडक्ट किए हैं। तो कुछ बताइए इसके पीछे आपका उद्देश्य और किस तरह का आप जो कुछ आपने लर्न किया है, सीखा है अपने करियर में, उसे किस तरह से अब आप उस डिलीवर पर जो कर है रहे हैं अपने इस मंचों मैं से? जी। आता हूँ रावत जी, लेकिन एक एक पॉइंट और मैं मेंशन करना चाहूंगा कि आज भले लोग कितनी बातें क्यों ना करें कि एक जर्नलिस्ट को जो है बहुत नॉलेजेबल नहीं होना चाहिए, लोगों ने पढ़ना पढ़ना बंद कर दिया है। लेकिन सच्चाई ये है, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, जो भी रूलिंग एलीट हो, चाहे नेशनल रूलिंग एलीट हो, ग्लोबल रूलिंग एलीट है, ये लोग हाईली रेड पीपल है, हाईली लर्नेड पीपल है। मतलब दुनिया को वो नहीं चला रहे जो किताबें नहीं पढ़ते। दुनिया को आज भी वही लोग चला रहे हैं जो किताबें पढ़ते हैं, जो हाईली नॉलेजेबल है। आपको मीडिया में भी अगर टॉप में पहुंचना है अगर, तो आप टॉप पे नहीं पहुंच सकते अगर आप वेल रेड नहीं है। तो ये है कि ये कहना कि मीडिया में रीडिंग का कोई खत्म हो गया, डिपेंड करता है आपको किस ले। अगर आपको लेडर में टॉप पे जाना है तो आप बगैर पढ़े हुए नहीं जा सकते। तो खैर हमने जो प्लेटफॉर्म शुरू किया उसमें यह है कि लंबे समय तक जो है वो जर्नलिज्म, मतलब 13 साल तो मैं जर्नलिस्ट ही रहा। इनफैक्ट बीच में जो है आईएमसी के बाद जब मैंने आईएमसी ज्वाइन किया तो 3 साल के लिए मैंने वहां से लेन ली थी, और 89 से 92 तक मैं फिर जो है वो मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप पे हम लोगों ने असिस्टेंट एडिटर ज्वाइन किया था, जिस बीच में संडे टाइम्स में भी रहा, टाइम्स टेलीविजन में भी रहा, टाइम्स इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में फैकल्टी भी रहा, और फिर नवभारत टाइम्स में असिस्टेंट एडिटर और मैगजीन एडिटर भी रहा। बल्कि उसी पीरियड में मेरे को जो है वो राजेंद्र माथुर, एसपी सिंह, विद्यानिवास मिश्रा के साथ काम करने का भी मौका मिला, जो अपने आप में बहुत इवेंटफुल था, तीनों लोगों के साथ काम करना भी। तो ये है कि 13 साल जर्नलिज्म में रहने के बाद और बाकी लंबे समय तक एकेडमिक्स में रहने के बाद, एकेडमिक्स में भी एक जो पूरा एक वाइड रेंज ऑफ एक्सपोजर जो आपका हुआ, इतने तरह के पोस्ट आपने डिजाइन किए, कम्युनिकेशन के फील्ड के बारे में एक इंसाइट डेवलप की, तो मुझे लगा कि जो हम क्या है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं है, यहाँ मीडिया और एकेडमिक्स के बीच में बिल्कुल दो पैरेलल लाइन्स है। मतलब जर्नलिस्ट जो है वो, मतलब सब नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ देम, वो एकेडमिकली स्ट्रांग नहीं है, और जो एकेडमिक्स है उन लोगों ने न्यूज रूम का भी देखा नहीं। ये हमारे यहाँ, लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज है, जैसे कि मैं अमेरिकन यूनिवर्सिटी में रहा एक बार 3 महीने, साउदर्न एलोय यूनिवर्सिटी है वो, तो वहां पे जो उनका जर्नलिज्म डिपार्टमेंट था वो पूरे 5 साल का अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स चलाते थे। अंडर ग्रेजुएशन में उनके यहाँ सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज पे बहुत स्ट्रेस था, और करते कराते फिर जो है शुरू में फेज में, मतलब थ्योरेटिकल इनपुट्स 90% और प्रैक्टिकल इनपुट्स 10%, और ग्रेजुअली ये रिवर्स होता चला जाता था। और कोर्स कहने तक ही होता था कि 90% प्रैक्टिकल्स और 10% थ्योरी। तो उस यूनिवर्सिटी का जो है अपना एक दैनिक अखबार निकलता था उनका, उनका अपना एक रेडियो स्टेशन था, अपना एक टेलीविजन चैनल था बाकायदा यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट का। और फाइनल ईयर में सारे के सारे स्टूडेंट्स जो है वो एक्चुअल काम करते थे, न्यूज रूम में रिपोर्टिंग करते थे। मतलब न्यूज चैनल एयर होता था, सैटेलाइट न्यूज चैनल था, और कार्बनडेल में यूनिवर्सिटी थी, कार्बनडेल के सारे आसपास के जितने इलाके थे उनका मुख्य न्यूज चैनल वही था। वो एबीसी एनबीसी और सीएनएन को नहीं देखते थे, वो उसी को देखते थे, तो कोई लोकल चैनल था। इस तरह की ट्रेनिंग वहां पर होती थी कि जो वहां से निकल के आते थे वो एकेडमिकली भी थ्योरेटिकली बहुत स्ट्रांग होते थे, और प्रैक्टिस के तौर पे बहुत स्ट्रांग होते थे। हमारे यहाँ वो चीज नहीं हो पाई। हमारे एकेडमिक्स का और इंडस्ट्री का कोई इंटीग्रेशन नहीं है, उनके बीच कोई लिंकेजेस नहीं है। इंडस्ट्री वाले एकेडमिक्स का एबीसीडी नहीं जानते ज्यादातर, मतलब कुछ जानते होंगे, और एकेडमिक्स वाले इंडस्ट्री के बारे में जो है वो बहुत कम जानते हैं। तो मैंने वो सिचुएशन देखी है कि कई बार जो है वो मतलब एक बार एक यूनिवर्सिटी में जो है वो किसी फैकल्टी मेंबर ने कहा कि एक पोस्ट जो है वो मैं पढ़ाऊंगा। तो मैंने उनसे कहा कि आपने मीडिया राइटिंग करी है कभी? करी है?
तो उन्होंने कहा कि नहीं। मैंने कहा आपने कभी एडिटोरियल लिखा हो, आर्टिकल लिखा हो, कोई फीचर लिखा हो? कि नहीं, लेकिन इस कोर्स में मैं ही पढ़ाता रहा हूँ। तो मतलब एक एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि फिर आप वो कोर्सेज, मतलब जो एकेडमिक बैकग्राउंड के जो फैकल्टी है बहुत स्ट्रॉन्ग एकेडमिकली, कंप्यूटर थ्योरीज है, मॉडल्स है, रिसर्च है ना, एक पूरा एक थ्योरेटिकल फाउंडेशन जो कंप्यूटर जर्नलिज्म की है उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग है वो, लेकिन इंडस्ट्री के बारे में वो नहीं जानते। तो वो उनका है क्या कि वो फिर वो जब आप जानते हैं यूनिवर्सिटी सिस्टम में क्या है, यूजीसी का नियम है वर्कलोड का। तो वहाँ वर्कलोड में जो है आपने बीजीएमसी एमजीएमसी दोनों खोले हुए हैं और फैकल्टी रखी हुई है 4 लोगों की, 5 लोगों की, तो कोर्स बढ़ते हैं फिर वहाँ। इस सिस्टम यूजीसी से शुरू होता है, इरेशनलिटी जो है। तो कोर्स में क्या है कि अब आपको एक दिन में 5 घंटे पढ़ाना है। अब 5 घंटे पढ़ाना है, आपको इतने आवर्स पढ़ाना है, आपको कोर्स पिकअप करने हैं। तो आप ऐसे भी कोर्स पिकअप करने पड़ते हैं आपको मजबूरन, जो आपकी एक्सपर्टीज नहीं है। अब आप न्यूज रिपोर्टिंग नहीं जानते, लेकिन आपके ऑप्शन है जो आपको घंटे पूरे करने, वर्कलोड पूरा करने का, आप रिपोर्टिंग का पेपर पढ़ाइए। तो फिर क्या होता है उस सिचुएशन में कि आप सब कुछ पढ़ा रहे हैं जब, तो फिर वो एक रीड एंड टीच वाला अप्रोच हो जाती है कि आप पढ़िए और पढ़ाइए, है ना। फीचर राइटिंग जैसे एक विधा है, मतलब आप फीचर की डेफिनेशन पढ़ा सकते हैं, फिर टाइप्स ऑफ फीचर्स पढ़ा सकते हैं, लेकिन फीचर्स राइटिंग नहीं पढ़ा सकते जब तक आपने एक्चुअली फीचर राइटिंग ना करी हो। तो ये है कि ये सारे गैप्स मैंने जो है वो देखे हैं कि 13 साल इंडस्ट्री में मिला। और उसके बाद भी है कि आईएमसी में एक और बात थी कि आईएमसी में का इंडस्ट्री से लाइव कॉन्टेक्ट रहता था, क्योंकि जी। आईएमसी एकेडमिक कम था, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन ज्यादा था। तो तो इंडस्ट्री के लोगों से हमारा लाइव टच रहता था हमेशा, तो हमें पता होता था कि इंडस्ट्री में हो क्या रहा है। फिर तमाम जो चीजें मैंने ऑब्जर्व की तो मुझे लगा कि मीडिया एजुकेशन में काफी गैप्स है, जहाँ की जो है वो आप इंडस्ट्री के लोगों को ला करके उन गैप्स को भर सकते हैं। तो ऐसा नहीं था कि ऐसा कि मेरे को मालूम था कि गैप्स कहाँ कहाँ होते हैं। अब जैसे हमने जितने प्रोग्राम्स के कंटेंट डेवलपमेंट पे, मल्टीमीडिया पे, ब्रांड बिल्डिंग पे, ये वो कोर्सेज हैं जो कि इवन मतलब आईएमसी में भी वो मॉड्यूल्स अभी नहीं थे उस वक्त हमने लॉन्च किए। अब प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में मॉड्यूल्स नहीं है, या मॉड्यूल्स हैं भी अगर तो वो फैकल्टी नहीं जो हम लोगों ने रोप इन की। हमने रोप इन की जो एक्चुअली इंडस्ट्री के लोग हैं जो कि चला रहे हैं उस मीडिया को, और हमारे कोर्स बहुत ही सक्सेसफुल रहे, बहुत आउटस्टैंडिंग फीडबैक रहा, लोग बहुत खुशी खुशी गए, और बहुत ही टॉप के लोगों को हमने उसमें बुलाया। मतलब नेशनल इंटरनेशनल लोग। ऑनलाइन है तो हमको प्रॉब्लम भी नहीं होती, ऑनलाइन में आप जो है वो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। तो हमने उसमें ये कहा कि इंडस्ट्री के लोगों को हम लाए, मतलब उसमें ये देखिए कि उसमें मैं भी क्लासेस नहीं लेता था, क्योंकि मैं इन 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 फील्ड के बारे में नहीं जानता हूँ। अगर आपको मल्टीमीडिया के बारे में पढ़ाना है, आपको जो है वो तमाम जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो जर्नलिज्म है उसमें तो हम लोग भी नहीं जानते। तो हमारे जमाने में इतना टेक्नोलॉजी ड्रिवन जर्नलिज्म नहीं था, आज टेक्नोलॉजी ड्रिवन जर्नलिज्म है। और वो सारे लोगों को हम लोग लाए कि जो इसमें माहिर है, मतलब जो है। तो ये एक मकसद यही था कि जो मीडिया एकेडमिक्स और इंडस्ट्री के बीच में गैप्स है इनको कैसे भरा जाए, और क्या कैसे नए नए लिंकेजेस पैदा किए जाए। तो हमने उसमें काफी फैकल्टी के लोगों ने पार्टिसिपेट किया कोर्सेज में, उनको बड़े एक्सपोजर मिला। और जो इंडस्ट्री के लोग आए वो बहुत खुश हुए क्योंकि उनको थोड़ा एकेडमिक एक्सपोजर मिला। जब क्वेश्चंस होते थे उनको लगता था कि एकेडमिक्स क्या है। तो मेरा ख्याल है कि इन कोर्सेज ने एकेडमिक्स और इंडस्ट्री के बीच में भी लिंकेजेस डेवलप करने में एक भूमिका अदा की है। चलिए सर, ये आपने बहुत व्यापक रूप से अपने पूरे कृतित्व के बारे में चर्चा की। आपने देश में जो टॉप के न्यूज़पेपर्स हैं उनके साथ आपने काम किया, टीवी चैनल्स के साथ काम किया, और जो आपका एकेडमिक्स की इनिंग है वो भी कुलपति तक पहुंची, और अब सेवानिवृत्ति के बाद आप इंडस्ट्री और एकेडमिक्स में जिस गैप को आपने विदेश यात्राओं में और वहाँ अध्ययन और ट्रेनिंग के दौरान देखा, उसको भी दूर करने का प्रयास किया। अब अंतिम सवाल है मेरा, मान लीजिए आपको एक ऐसा अवसर मिलता है कि वापस से अपनी इस पारी को शुरू करना है, तो कुछ ऐसी इच्छाएं रह गई हों और लगे कि हाँ मुझे ये कुछ और करना चाहिए था जिसके लिए समय नहीं निकाल पाया, या पूरी तरह संतुष्ट और है? जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा कि हम लोग को उस वक्त जो है वो समाज और देश के लिए कुछ करने का एक जज्बा रखते थे। जी तो जी। जज्बा रहा मेरे अंदर हमेशा, आज भी है। तो अगर आज मेरे को दोबारा से मौका मिले तो जितना मैंने एकेडमिक्स को देखा, जी। जितना मैंने इंडस्ट्री को देखा,
जिस तरह का ब्रांड ऑफ जर्नलिज्म आज प्रैक्टिस हो रहा है, तो आज की तारीख में मैं डेवलपमेंट सेक्टर में जाना चाहूंगा। जी। मतलब मैं ग्रास रूट पे जो एम्पावरमेंट है, मतलब या जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, उस पर कंट्रीब्यूट करना चाहूंगा। जो जी। पॉवर्टी रेडिकेशन के कोर्सेज हैं, एम्पावरमेंट के जो इश्यूज हैं, तो मैं अब आज जो है वो मुझे शुरू करना हो अगर, मतलब नए सिरे से अगर, तो इन सारी जो जगह मैंने काम किया है, मैं यहाँ नहीं जाना चाहूंगा। मैं डेवलपमेंट सेक्टर में काम करना चाहूंगा और ग्रास रूट लेवल पे काम करना चाहूंगा। जी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने पूरी जीवन यात्रा के बहुत सारे पहलुओं की अनेक रोचक संस्मरण हमारे साथ शेयर किए, और ये सौभाग्य की बात है आपका जुड़ाव ऐसे परिवार से रहा जो उन्होंने इस देश की स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया, और वहां से जो साहस, निर्भीकता और स्वाभिमान जैसे मूल्यों का आपने अंगीकार किया, आज भी किसी न किसी तरह से उन मूल्यों के प्रति आप पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, समर्पित हैं, और अभी भी कुछ ऐसा ही कर गुजरने की तमन्ना है कि इस देश के ग्रास रूट लेवल पर या गरीबी निवारण के लिए अपन कोई अपना विनम्र योगदान दे सके, चाहे पत्रकारिता के माध्यम से, अध्यापक के रूप के माध्यम से। आपने इतना समय दिया, अपना अनुभव शेयर किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो दर्शक हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, उनसे ये अनुरोध कि हमारा एक छोटा सा शैक्षिक अभियान है, आप इसको गति देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ साझा करें और अपने टिप्पणियों से हमारा उत्साहवर्धन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।